गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ द एडिटोरियल। आज का जो हमने आर्टिकल पिक किया है डिस्कशन के लिए, दैट इज बेस्ड ऑन कैग्स रिपोर्ट ऑफ द सेंटर्स फंड्स। ठीक है, तो ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम एक बार डिफिकल्ट वर्ड्स देखेंगे। द फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड फॉर टुडे इज पमल्ड। पमल करने का मतलब होता है किसी तरह की बीटिंग करना या मारना। लेकिन ना अक्सर ये जो बीटिंग होती है ये फिस्ट यानी मुक्के से जब आप किसी को मारते हो तो वहां पे ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो। ठीक है, सो क्योंकि ये एक एक्शन को शो कर रहा है और ईडी भी लगा हुआ है पीछे यहाँ पे, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वर्ब यानी कि एक क्रिया का काम करेगा ये। नेक्स्ट वर्ड इज रेमिटेड। रेमिटेड करने का मतलब होता है किसी को माफ कर देना, बख्श देना, छोड़ देना, फॉरगिव कर देना। ठीक है, एंड अगेन ईडी आ रहा है, कोई काम है ये, दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी अ वर्ब। देन कम्स अ वर्ड करेक्टिव। करेक्टिव वर्ड तो करेक्शन से याद रख लो। करेक्शन का मतलब क्या होता है? कुछ सही करना, संशोधन कर देना। ठीक है, सो करेक्टिव आई वी ई लग गया, यानी कि इसी वर्ड का हमने क्या बना दिया, करेक्शन को क्या किसमें चेंज कर दिया हमने, एडजेक्टिव में चेंज कर दिया। ठीक है, तो करेक्टिव का मतलब हो जाएगा संशोधात्मक, यानी कि किसी तरह का क्यूरेटिव, यानी कि किसी भी काम को जब आप सुधार रहे हो तो सुधार के लिए जो आप काम कर रहे हो वो करेक्टिव आपके स्टेप्स हो गए। ठीक है, देन कम्स द वर्ड हेफ्टी। वाई लगा है लास्ट में, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इट विल बी एन एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है बहुत ही तगड़ा, स्ट्रॉन्ग या हैवी, हम बोल सकते हैं हैवी के सेंस में। फाइन, ऑल राइट। अगला वर्ड देखते हैं ऑस्टेंसिबली। क्योंकि लास्ट में एल वाई लग रहा है यहाँ पे, तो आप समझ जाओगे ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होने वाला है। इट्स एन एडवर्ब। ठीक है, एल वाई लास्ट में लगने का मतलब है कि ये एडवर्ब होगा और इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो हमें लगती है प्रकट रूप से, सीमिंगली। इसका मतलब जो हम सीम का मतलब क्या होता है, लगना, कि ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ऑस्टेंसिबली का मतलब है कोई भी चीज, कोई भी सिचुएशन जो आपको सरफेस पे लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, देखने में ऐसा लग रहा है। सो देखने में ऐसा लग रहा है मतलब ऑस्टेंसिबली ऐसा है। ठीक है, लॉक हॉर्न्स मुहावरा होता है। ठीक है, जब आप देखते हो दो एनिमल से लड़ रहे होते हैं तो यूजुअली वो हॉर्न से लड़ते हैं, है ना, सींग से। सो लॉकिंग हॉर्न्स का मतलब होता है लड़ाई मोल लेना, फाइट करना। देन कम्स द वर्ड सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज का मतलब होता है डिसीव करना या धोखा देना। यूजुअली इसको हम ना बहाने के सेंस में भी यूज करते हैं। कई बार हम झूठ बोलने के लिए बहाना, ऑब्वियसली बहाना लगने का मतलब ही झूठ बोलना हो गया। तो वो जो झूठ बोल रहे हो यानी आप सब्टरफ्यूज कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, लॉक हॉर्न्स तो इडियम हो गया, सब्टरफ्यूज जो होगा ये एक वर्ब का काम करता है। ठीक है, देन कम्स अ वर्ड डिस्टॉर्टिंग। डिस्टॉर्ट करने का मतलब होता है किसी भी चीज को एकदम मोल्ड कर देना, तोड़ मरोड़ देना, ताकि उसकी जो एक्चुअल जो थी शेप थी या एक्चुअल जो उसका आइडिया था वो कम्प्लीटली बदल जाए और अलग सा रॉन्ग एक आइडिया जब आप क्रिएट कर दो या फॉल्स आइडिया, एक झूठा सा आइडिया क्रिएट कर दो, तो डिस्टॉर्ट कर दिया आपने। ठीक है, तो यानी कि ये एक काम कर रहे हो, दैट मीन्स दिस विल बी अ वर्ब। फाइन, आगे चलते हैं। सर चार्जेस। सरप्लस का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा। सरप्लस की अगर हम बात करें, है ना, सरप्लस मीन्स जितनी जरूरत है उससे ज्यादा, एडिशनल। और चार्जेस तो आपको पता ही है। ठीक है, सो सर चार्जेस का मतलब हो जाएगा एडिशनल चार्जेस। जितने हमारे जो बनते हैं चार्जेस उस पर जब हम एक्स्ट्रा डाल दें तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस सर चार्जेस बन गए। ठीक है, रैशनल। अच्छा, कई बार क्या होता है किसी भी वर्ड के आगे जब आप ई लगा देते हो ना तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच बदल जाता है। अगर मैं बात करूँ सिर्फ रैशनल की, तो रैशनल के लास्ट में ए एल आ रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है लॉजिकल। जिस बात में कोई वजह हो, रीजन हो, लॉजिक हो, वो रैशनल होता है। और जब आप उसके आगे ई लगा दो, रैशनल बना दो, तो ये एक नाउन बन जाता है और इसका मतलब होता है कुछ रीजंस का जो समूह सेट होता है, कुछ रीजंस का तर्क वितर्क जो हम करते हैं, तो तर्क का जो बेसिस है वो रैशनल होगा आपका। ठीक है, सरचार्जेस का पीछे अगर मैं देखूं प्लूरल बन रहा है और ये बता चुकी हूँ कि अगर प्लूरल बन रहा है तो जाहिर सी बात है ये नाउन है। ठीक है, देन सकर। इसका मतलब होता है किसी भी तरह की राहत या हेल्प जो आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है,
तो इट इज यूज्ड बेसिकली एज अ वर्ब. फाइन. हाँ जी, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का आर्टिकल. सेसपूल ऑन कैग रिपोर्ट ऑफ सेंटर्स अकाउंट्स. तो टाइटल से ही हमें पता चल रहा है कि बात यहाँ पे किसकी हो रही है. कैग रिपोर्ट की. कैग ने जो रिपोर्ट तैयार की है सेंटर के फंड्स की, सेंटर के अकाउंट्स की. तो देखते हैं राइटर इसके बारे में हमें क्या बता रहे हैं. The latest audit of the Union government's accounts tabled in Parliament this week reveals that the Finance Ministry quietly retained over 40% of all cess collections in 2018-19 in the Consolidated Fund of India. तो जो हाल फिलहाल में जो लेटेस्ट ऑडिट किया गया है यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स हैं उनका, तो उससे ये बात रिवील हुई है, ये बात हमें शो की गई है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने चुपचाप तकरीबन 40% जितना भी सेस उनका 2018-19 में कलेक्ट हुआ है उसका 40% जो है वो उन्होंने सीएफआई में रख दिया. सीएफआई क्या है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. As many as 35 different cesses, levies and charges yielded 2.7 lakh crore rupees in this year, but just around 1.64 lakh crore rupees was remitted to the specific reserve funds for which these cesses were levied. तो तकरीबन 35 केसेस ऐसे 35 अलग अलग यू कैन से केसेस हैं सेस के, लिवाइस के, चार्जेस के, जिसमें तकरीबन जो यू कैन से जो मनी इकट्ठा हुआ वो 2.75 लाख करोड़ के आसपास था. लेकिन जिस मुद्दे के लिए या जिस पर्पस के लिए ये टैक्स लगाया गया, ठीक है, उस पर्पस से रिलेटेड जो फंड्स थे, ठीक है, रिजर्व फंड्स थे जहाँ ये जाना चाहिए था, उसमें 2.75 लाख की जगह 1.64 लाख करोड़ मनी ही रेमिट किया गया, मतलब उसमें उन फंड्स में डाला गया. This has not only helped understate India's revenue and fiscal deficit numbers, but also meant that purposes for which Parliament approved such cesses, be it health, education or infrastructure development, were not met. तो इससे क्या असर हुआ? ये जो 2.75 लाख करोड़ की जगह 1.64 लाख करोड़ जो रेमिट हुआ है, इससे एक तो प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की अगर हम रिवेन्यू की और फिजिकल डेफिसिट की अगर हम बात करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हम नंबर्स जो हम देते हैं, कहीं ना कहीं वो जो एक्चुअल है उससे कम आंकलन हुआ है उनका. ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम है. दूसरा ये है कि जब ये सेस अप्रूव हुआ होगा पार्लियामेंट में, तो जिन मुद्दों पे ये अप्रूवल हुआ, हामी भरी गई, जो हेल्थ का बात थी, एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाना है, तो इन मुद्दों पे इसका अप्रूवल हुआ था. लेकिन वो पर्पस जो था वो पर्पस तो मीट ही नहीं हुआ. वो वजह जिसके लिए ये सेस अप्रूवल मिली थी वो वजह तो पूरी नहीं की गई. The CAG of India has not for the first time urged the Finance Ministry to take immediate corrective action. और ऐसा पहली बार नहीं है कि CAG of India ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये बात बोली हो कि वो करेक्टिव एक्शंस लें जल्द से जल्द. करेक्टिव एक्शंस का मतलब क्या है? सिचुएशन को सुधारने के लिए कोई स्टेप्स उठाएं. Over 10 years, not a paisa of the 1.25 lakh crore of cess collected on crude oil was transferred to an oil industry development body it was meant to finance. तो अगर पिछले 10 सालों की बात करते हैं तो एक भी पैसा 1.25 लाख करोड़ सेस जो था वो क्रूड ऑयल के लिए कलेक्ट किया गया था. ठीक है, और ये सारा पैसा जो था वो ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बॉडी जो है उन्हें दिया जाना था, जिन्होंने ये जितना भी क्रूड ऑयल से रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट या जो भी प्रोसेस है जिन्होंने ये कंट्रोल करना होता है जिस बॉडी ने. तो 10 सालों में 1.25 लाख करोड़ का एक भी पैसा अकॉर्डिंग टू द राइटर जो कलेक्ट किया गया है क्रूड ऑयल पे वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बॉडी के लिए, जिसके लिए ये बनाया गया था फाइनेंस करने के लिए या यू कैन से ये मनी ट्रांसफ़र करने के लिए. पार्ट ऑफ द hefty सेस, hefty तो है ही है, इतना लार्ज अमाउंट है ना. So part of the hefty cess collected as additional excise duties on petrol and diesel, ostensibly to finance roads and infrastructure, was similarly retained in the CFI. तो एक एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगती होती है पेट्रोल पे और डीजल पे. ठीक है,
तो उसका एक हिस्सा जो है वो दिया जाता है सड़कों को बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। लेकिन वो जो पार्ट था जो इसके लिए दिया जाना था रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए, वो भी सीएफआई में रख लिया गया। The GST compensation cess for which the center and several states have now locked horns, हमने आई थिंक इससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी पढ़ा था जिसमें राइटर ने बात की थी कि अभी जीएसटी की कॉम्पनसेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे सेंटर और स्टेट के बीच में काफ़ी यू कैन से डिस्प्यूट का टॉपिक ही बन गया था। तो ये जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस जो है इसे भी स्पेयर नहीं किया गया, मतलब इसे भी एक तरह से बख्शा नहीं गया। with 47,272 crore rupees to थे, they were not remitted to its rightful account over the first 2 years of GST। पहले 2 साल जब जीएसटी लागू हुआ तो जो इतना अमाउंट था 47,000 समथिंग करोड़ जो था पैसा, ये अपने उस अकाउंट में जहाँ इसको एक्चुअली जाना चाहिए था वहाँ नहीं गया। वर्स, इससे बुरा क्या हुआ कि compensation cess transfers to states were counted as grants in aid to states, distorting the center states fiscal math। तो जो भी पैसा जो सेस ट्रांसफर हुआ भी अगर स्टेट्स को, तो किस नाम के अंडर हुआ? ग्रांट्स इन एड, कि स्टेट्स को ग्रांट्स दी जा रही हैं, ठीक है, हेल्थ के लिए। तो ये ग्रांट्स इन एड के तौर पे वो जो सेस था वो ट्रांसफर किया गया, जिसकी वजह से सेंटर और स्टेट का जो ये फिस्कल का कैलकुलेशन था, ये सारा का सारा कैलकुलेशन डिस्टॉर्ट हो गया। मतलब पूरा का कहते जो मैथ है, जो कैलकुलेशन थी वो बिगड़ गई। फाइन। A new 4% health and education cess on income tax was partly deployed towards education, but no fund was created for health। 4% के आसपास हेल्थ और एजुकेशन सेस जो था इनकम टैक्स पे, वो बनाया गया था एजुकेशन के लिए, ठीक है, लेकिन कोई भी फंड जो है वो हेल्थ के लिए क्रिएट नहीं हुआ। It is no secret that the center's reliance on cesses and surcharges to raise revenue has increased significantly since the state's share of the divisible pool of taxes was raised to 42% in line with the 14th Finance Commission suggestion। अगर हम देखते हैं डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस किसको बोलते हैं, ये वो पार्ट होता है हमारे यू कैन से ग्रॉस टैक्सेस का, जो कि डिवाइड होता है स्टेट और सेंटर में। तो ये जो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस है, इसमें स्टेट्स का हिस्सा जो है वो बढ़ाकर 42% कर दिया गया, ठीक है। तो जो सेंटर का जो रिलायंस है, सेंटर का यू कैन से जो डिपेंडेंसी है, जो वो डिपेंड करते हैं सेस पे और सर चार्जेस, जितने भी एडिशनल चार्जेस लग रहे हैं, सेस लग रहा है, वो डिपेंड करता है, उनका रेवेन्यू जो है वो इन दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और ये डिपेंडेंसी और भी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है, क्योंकि स्टेट का जो शेयर है डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में वो भी बढ़कर 42% हो गया है, जैसा कि 14th फाइनेंस कमीशन की सजेशंस में कहा गया है। Cess receipts are not part of this pool, and though it is arguable whether such levies are in sync with the nation trying to simplify its tax regime, their intended use to fund specific public spending needs serves as an acceptable rationale provided it is adhered to। इसका मतलब क्या हुआ? सेस के रिसीट्स जो हैं वो इस पूल का, जो डिविजिबल पूल है, इसका पार्ट नहीं है। और ये एक स्टेटमेंट हम आर्ग्यूएबल है, मतलब डिबेटेबल है कि क्या ऐसे जो टैक्सेस हैं, ऐसे जो लेवीज हैं, वो ऐसे नेशन के सिंक में है, मतलब तालमेल क्या बन सकता है ऐसे नेशन के लिए जो अपना टैक्स रिजीम, जो टैक्स का प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। इनका जो यूज़ है, इंटेंडेड यूज़, ठीक है, जो हम मान के चल रहे हैं कि जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, जो फंड्स इकट्ठे हो रहे हैं, इसका क्या यूज़ किया जाएगा। तो बेसिकली इसका यूजेज जो होना है वो पब्लिक स्पेंडिंग नीड्स जो हैं, ठीक है, जो पब्लिक की जितनी भी स्पेंडिंग नीड्स हैं उसको फंड करने के लिए ये पैसा यूज़ करना की इंटेंशन है, जो कि राइटर कह रहे हैं कि काफ़ी एक्सेप्टेबल एक लॉजिक भी है, तब तक जब तक इसे अधेयर किया जाएगा, जब तक इसे फॉलो किया जाए, जो आइडिया है पब्लिक स्पेंडिंग नीड्स को देखने का, इसे फॉलो किया जाना चाहिए। With a climate of distrust hovering over India's फेडरल पॉलिटी क्यों बोला गया है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। तो कहीं ना कहीं राइटर कह रहे हैं कि ऐसा क्लाइमेट है डिस्ट्रस्ट का, ठीक है, सेंटर्स और स्टेट्स आपस में कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट था उनका वो कहीं ना कहीं यू कैन से उसमें भी प्रॉब्लम है, ठीक है, डिस्ट्रस्ट है।
एंड चाहे वो जीएसटी कंपनसेशन का डिस्प्यूट की बात है, चाहे वो फार्म बिल्स के पैसेज की बात है, ठीक है, फार्म सेक्टर के बिल्स जो पास हुए हैं स्टेट्स को बिना ऑन बोर्ड लिए मतलब बिना स्टेट्स को की राय मांगे हुए, तो इट इज़ क्रिटिकल फॉर द सेंटर्स टू रीबिल्ड ब्रिजेस। ऐसे में ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है सेंटर के लिए कि ये जो ब्रिजेस हैं, ये जो गैप्स आ गए हैं, इसे दोबारा से भरा जाए, दोबारा से ट्रस्ट जो है वो बिल्ड किया जाए। Cesses, starting with the excise duties on petrol and diesel, need to be rationalized। ठीक है, अगर हम पेट्रोल और डीजल पे ही एक्साइज ड्यूटीज को देखना स्टार्ट करें तो वहीं से ही सेस जो है उसको दोबारा से कंसिडर करके रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। even if just to provide succor to a citizenry whose incomes and job prospects have been pummeled by the pandemic and a shrinking economy। जो रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है, वो तो है ही, चाहे इसी बेसिस पे ही क्यों नहीं कि हम ऐसे एक यू कैन से सिटीजन्स को एक तरह से हेल्प दे रहे हैं जिनकी इनकम्स, जिनके जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इस पैंडमिक और स्लो इकोनॉमी की वजह से कम हो गई है। तो ऐसे में उन्हीं को ही यू कैन से एक तरह की हेल्प मिल जाएगी अगर इस सेस को थोड़ा सा रैशनलाइज किया जाता है। Finally, absolute transparency is needed in the management of cess receipts so that the parliament and the people do not need to wait for audit findings to learn of this subterfuge। तो यहाँ पे राइटर क्या एक बात कह रहे हैं, क्या सजेशन दे रहे हैं कि एक एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है जिससे कि ये बहुत ट्रांसपेरेंटली, बहुत क्लियरली ये पता चल सके सबको कि जो भी सेस रिसीट्स हैं वो किस तरह से मैनेज की जा रही हैं, ताकि पार्लियामेंट और पीपल इन जनरल की अगर हम बात करें तो उनको किसी ऑडिट की वेट ना करनी पड़े कि ऑडिट होगा तो पता चलेगा कि कोई सब्टरफ्यूज हुआ है, किसी तरह का कुछ गड़बड़ हुई है। तो वो ट्रांसपेरेंसी जब आ जाएगी सेस रिसीट्स के मैनेजमेंट में तो ऑटोमेटिकली पीपल विल नो, ठीक है, कि हाउ इज इट बीइंग स्पेंट। फाइन। सो अगर मैं इस आर्टिकल को यहाँ पे समअप करती हूँ आपके लिए, तो राइटर ने स्टार्टिंग जो की है वो फैक्ट्स देकर की है कि ऑडिट जो हुआ है लेटेस्ट वो उस ऑडिट में बेसिकली क्या फाइंडिंग्स हुई हैं, ठीक है, और उसके बाद राइटर ने ये बताया है कि किस तरह से जो फंड्स हैं कहाँ कहाँ स्पेंड होने चाहिए बट वो एक्चुअल में नहीं हो रहे हैं, तो पूरा स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं। देन आफ्टर दैट राइटर ने कुछ सजेशंस दिए हैं जिसमें कि उन्होंने बताया है कि किस तरह से नीड ऑफ द आर बनती है कि सेंटर और स्टेट के बीच में दोबारा से ट्रस्ट बिल्डअप हो, किस तरह से सेस को रैशनलाइज करने से जो सिटीजन्स हैं पोस्ट पैंडमिक जो इकोनॉमी श्रिंक हो रही है उसमें उनको मदद मिल सकती है, और एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी जो है वो में भी एक सोल्यूशन हो सकता है ये इंश्योर करने का जो सेस रिसीट्स हैं वो ठीक से मैनेज की जाएं। ठीक है, सो राइटर ने स्टार्ट किया है फैक्ट्स देकर एंड देन धीरे धीरे उन्होंने इसमें अपने ओपिनियन जो है या सजेशंस जो है वो ऐड किए हैं। ठीक है, सो एक तरह से सजेस्टिव टोन जो है वो भी आ रहा है यहाँ पे इस पैसेज में, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। एक बार आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा, एंड टोन जो है पैसेज की वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आपने टोन ऑफ पैसेज जो है वो भी जब आप रीड करते हैं तो कीवर्ड्स देखिए और कीवर्ड्स के थ्रू आपको आंसर मिलेगा आपके टोन ऑफ द पैसेज का। क्या नेगेटिव वर्ड्स ज़्यादा यूज़ हुए हैं, क्या नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस में यूज़ हुए हैं, इज़ इट रिफ्लेक्टिव, क्या राइटर यहाँ पे कुछ सोच रहा है, कुछ क्वेश्चंस पुट कर रहा है, क्या डिस्क्रिप्टिव है, क्या सिर्फ फैक्ट्स को ही बताया गया है, या एनालिटिकल है, क्या इसमें प्रोज एंड कॉन्स दोनों साइड्स को ठीक से वे किया गया है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने जब भी आप आर्टिकल पढ़ रहे होते हो तो आपने वो कैब को मीनिंग के लिए तो देखना ही है, लेकिन आपने उसको थोड़ा सा एनालाइज करके आपने टोन फिगर आउट करने की ज़रूरत, टोन फिगर आउट करने की जो आपको यू कैन से जो की है वो कैब से मिल जाती है। ठीक है, so next week I'll be bringing you another article so that you can practice. Till then keep reading as much as you can. Thank you.